हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसका पार्ट 1 हम लेकर आए हैं पहले। आज फिर से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इकोनॉमिक सिस्टम डिफर बट दे ऑल हैव टू सॉल्व द सेम फंडामेंटल प्रॉब्लम। यानी इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो डिफ़र हो सकते हैं लेकिन सभी को एक ही प्रॉब्लम जो होती है उसको डिस्कस करना होता है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहला है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। सेकंड है हाउ आर दीज गुड टू बी प्रोड्यूस। थर्ड है हाउ आर दे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। तो इस तरह से जो है हमारा तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन है। ये जो लास्ट वाला है हाउ आर दे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये सेम मीनिंग है हमारे। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं द मीनिंग ऑफ डिडक्टिव मेथड इज। देखिए दो मेथड होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो डिडक्टिव मेथड का मीनिंग क्या होता है? डी जी पी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जर्नल टू पर्टिकुलर, यानी जर्नल से लेकर हम जो सामान्य बातें होती हैं उनसे हम कि विशेष नियम की तरफ पहुंचते हैं। और जो इंडक्टिव होता है वो क्या होता है? आई पी जी, यानी इसका अपोजिट होता है। हम पर्टिकुलर से लेके जर्नल पे चलते हैं, यानी कि जो एक थ्योरी हमारे पास होती है उसका जनरलाइजेशन हम करते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। It takes a few simple general principles and applies them to draw conclusions such as complicated case। तो जो हमने बताया था वो ये है कि जर्नल से पर्टिकुलर पर जा रहे हैं। और देखिए सेकंड क्या कह रहा है? दिस मेथड कंसिस्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देम लाइंग डाउन जनरल प्रिंसिपल। यहाँ पर पर्टिकुलर से जर्नल की बात कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा डिडक्टिव है वो जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड क्या कह रहा है? इन द डिडक्टिव मेथड वी कम डाउन फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, ये भी सही है हमारा। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि द इंडक्टिव मेथड वाज प्रपोज्ड बाय। जो इंडक्टिव मेथड है वो किसने दिया था? तो ये हिस्टोरिकल स्कूल्स ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं द इंडक्टिव मेथड वी गो अप फ्रॉम। अभी हमने देखा है कि इंडक्टिव में क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर दे रखी हैं और इनसे हमें स्टेटमेंट मैच करने हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने इक्विलिब्रियम समझाया था। तो ये हमारा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये वाला हमारा जो है वो, ये वाला जो है ये हमारा न्यूट्रल है। अब इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। देखिए वही है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। फर्स्ट हमारा स्टेबल है, सेकंड हमारा अनस्टेबल है, थर्ड न्यूट्रल है। और देखिए ये हमारे ग्राफ भी दिया गया है। और देखिए जो ये हमारी फिगर है ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखा रही है, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर है इक्विलिब्रियम और फिर यहाँ है, ठीक है ना। तो ये हमारी अनस्टेबल को दिखा रही है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन सही है। फर्स्ट हो गया स्टेबल, सेकंड हो गया अनस्टेबल, थर्ड हो गया हमारा न्यूट्रल, और जो ये हमारी फिगर है डी ये भी हमारे अनस्टेबल को ही दिखा रही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है इकोनॉमिक स्टैटिक मीन्स। तो इकोनॉमिक स्टैटिक क्या होता है? तो ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो जो हमारे वेरिएबल हैं उनके बीच क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है वो हमारा इकोनॉमिक स्टैटिक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वाज गिवन द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड वाज टॉट एज ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। तो किस पीरियड में ये पढ़ाया गया था?
क्लासिकल, फिजियोक्रेसी, मर्केंटलिस्ट, न्यू क्लासिकल। तो जो ये मर्केंटलिस्ट थे हमारे वणिकवादी, इस समय हमारे इकोनॉमिक को पॉलिटिकल इकोनॉमी बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स द, यानी जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ फॉर ए कम्युनिटी यूजिंग ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। तो मतलब क्या क्या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके कौन से कॉम्बिनेशन हम यूज़ करके कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी मे डिफाइन इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम, यानी इकोनॉमिक्स को हम क्या बता सकते हैं कि किसकी प्रॉब्लम की वो स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरी स्केर्स गुड, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज़, एक्सचेंज ऑफ सर्विस ऑफ मनी। तो जो इसमें हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, तो हमारा इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू। यूटिलिटी यानी कि एक उपयोगिता किसी भी वस्तु की, वो क्या होती है? द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम इट्स यूज़, इट्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, द प्राइस विलिंग टू बी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर इट्स यूज़। तो इसकी क्या होती है? इसका बी ऑप्शन सही है, इट्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी जो भी हमारी वांट है उसको सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, वो यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ए नॉन इकोनॉमिक गुड्स, यानी इन सब में नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या है, यानी कि कैसा कौन सा ऐसा गुड है जिसके बदले में हमें मनी नहीं मिलती? पॉइजन, वाटर इन द डेजर्ट, सैंड ऑन द रिवर बेड, या सैंड इन द डेजर्ट। तो देखिए नॉन इकोनॉमिक गुड जो है वो हमारा डी ऑप्शन है, क्योंकि डेजर्ट की जो सैंड होती है वो हमारे किसी यूज़ की नहीं होती, तो इसे हम नॉन इकोनॉमिक गुड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डॉक्टर इज रेंडरिंग हिज सर्विस टू द पेशेंट, इट इज़ नोन एज वेल्थ बिकॉज ही। एक डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विस को पेशेंट को दे रहा है, इसे वेल्थ माना जाएगा, क्योंकि इज़ सेलिंग फॉर मनी, क्योंकि डॉक्टर जो है जो अपनी सर्विस है वो पेशेंट को दे तो रहा है लेकिन उसके बदले में मनी भी ले रहा है, इसीलिए इसको वेल्थ कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटी इज़ यूज़फुलनेस, मोरल इम्प्लीकेशंस, लीगल इम्प्लीकेशन, नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा यूटिलिटी है, ना तो यूज़फुलनेस है, ना मोरल इम्प्लीकेशन है, ना लीगल इम्प्लीकेशन है, ये हमारा जो है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, क्योंकि इनमें से कोई सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज़ एन अनदर टर्म फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, फ्री गुड्स, या नेचुरल रिसोर्सेज, या मनी रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सेट्रिस पेरिबस टर्म्स इज रिलेटेड टू मॉनेटरी थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड, जनरल इक्विलिब्रियम, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहें, यानी जो भी कंडीशन है, कुछ कंडीशन दी होती हैं तो उनके समान रहने पर ही जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू होता है। तो ये सेट्रिस पेरिबस जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी टू परचेज ऑल दैट इज़ इन द मार्केट एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये हमारा सही है। द डिज़ायर एंड विलिंगनेस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सही नहीं है। एट ए गिवन प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, द डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी गलत है हमारा।
तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कब लागू होता है? जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है? व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज। व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज। देखिए नेक्स्ट हमारा डिमांड कर्व के ऊपर है। ये पूछ रहे हैं डिमांड कर्व क्या बताता है। तो हम जानते हैं डिमांड कर्व जो है इन्वर्स रिलेशन बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस के बीच में। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इसका देखिए ग्राफ बना के देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इधर हमारा प्राइस है, इधर हमारी डिमांड है। तो देखिए कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। जब हमारा इतना प्राइस है तब हमारी डिमांड इतनी है, ठीक है। देखिए जब हमारा प्राइस इतना है तब हमारी डिमांड केवल इतनी है, ठीक है। देखिए जब हमारा प्राइस इतना है तब हमारी डिमांड केवल इतनी है। जैसे ही हमारा प्राइस और लो हुआ हमारी डिमांड बढ़ गई, इतनी हो गई। जैसे हमारा प्राइस और लो हुआ हमारी डिमांड और बढ़ गई। तो डिमांड कर्व यही बताता है जो हमारा प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। जैसे जैसे हमारा प्राइस घटने लगता है हमारी डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी ऑलवेज। अभी हमने बनाया है तो ये डाउनवर्ड जाता है लेफ़्ट टू राइट। अभी हमने जो ग्राफ बनाया उसमें डिमांड कर्व हमारा ऐसे जा रहा था, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है और नीचे की ओर गिरता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिमांड शेड्यूल इज़ शोन एज। जो हमारा डिमांड शेड्यूल यानी मांग सूची होती है वो क्या दिखाती है? तो वो दिखाती है फंक्शन ऑफ प्राइस एलोन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ नॉट कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी उपभोग, किसी वस्तु का इस्तेमाल करना, वो उसका कंजम्पशन कहलाता है। तो कौन कौन से हैं? द बर्निंग ऑफ ट्रेन। देखिए ट्रेन की बर्निंग जो है, ट्रेन का जलना कंजम्पशन नहीं है। सीइंग ए सिनेमा ये कंजम्पशन है। टेकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ये कंजम्पशन है। स्मोकिंग ए सिगार एक कंजम्पशन है। तो इसमें पूछा था नॉट ए कंजम्पशन, तो हमारा बर्निंग ऑफ ट्रेन जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि ट्रेन का जलना कंजम्पशन नहीं है। देखिए बर्निंग ऑफ ट्रेन जो है वो हमारा कंजम्पशन नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। अगर सारी बातें समान रहें तो एक डिमांड में जो कमी है वो किस कारण से आ सकती है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर हमारा प्राइस बढ़ गया किसी वस्तु का तो उसका जो डिमांड है वो अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि देखिए हमारी जो डिमांड थ्योरी है वो भी बताती है कि जब एक वस्तु का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो हमारी जो वस्तु की मांग है, डिमांड है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी से दैट ए डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट वी मीन। जब हम कहते हैं कि जो हमारा किसी वस्तु के लिए डिमांड कर्व है वो नीचे की ओर जा रहा है तो हमारा मतलब क्या होता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट इनकम राइज। तो यानी कि जो अगर हमारी कमोडिटी है, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारे पास ज़्यादा मनी हो जाएगी तो उस कमोडिटी की ज़्यादा डिमांड की जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रैशनल कंज्यूमर इज़ ए पर्सन हु। रैशनल कंज्यूमर यानी कि विवेकशील उपभोक्ता कौन सा होता है? देखिए विवेकशील उपभोक्ता कौन सा होता है? जो भी काम करता है, जो भी क्रिया करता है उसको बहुत ही सोच विचार कर करता है। देखिए रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? रैशनल कंज्यूमर is the person who has perfect knowledge about the market situations and he always try to get maximum utility from minimum expenditure। यानी कि जो कम से कम खर्चा करके
मैक्सिमम यूटिलिटी लेना चाहता है, जिसको कि मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, वो हमारा रैशनल कंज्यूमर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट बिहेव्स एट ऑल द टाइम अदर थिंग बीइंग इक्वल इन ए जुडिस मैनर। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। ही हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज़, एक कमोडिटी की यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता क्या कहलाती है? देखिए यूटिलिटी हमने देखा है, हमने पीछे भी देखा है कि यूटिलिटी क्या होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर, द फैक्ट दैट इज़ वांटेड बाय सम पीपल। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को क्यों चाहता है कि वो उसकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर पाती है, तो इसे ही यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिमांड हैज़ रेफरेंस टू। डिमांड का रेफरेंस हम कैसे दे सकते हैं? ए गिवन प्राइस, मतलब एक जो प्राइस गिवन है उस पर हमारी डिमांड कितनी है किसी कमोडिटी की, वो बताई जाएगी जो कीमत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू। जब एक कमोडिटी के प्राइस में फॉल आएगा, यानी कि जब एक वस्तु की कीमत गिरेगी, तो क्या होगा? ए शिफ्ट इन डिमांड, ए राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, ए फॉल इन डिमांड, ए फॉल इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। तो देखिए, ए फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू ए राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। जब एक वस्तु की कीमत गिर जाती है तो जो कंज्यूमर की रियल इनकम है, यानी वास्तविक आय है, जो बढ़ जाती है। बिकॉज इट इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर की वास्तविक क्रय शक्ति होती है, कुछ भी खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। ए राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, ए चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर विद प्राइजेज रिमेनिंग द सेम वुड कॉज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। यानी कि जब क्लाइमेट हमारा बदल जाता है तो जो प्राइस है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो कंज्यूमर है जो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करता है, उसमें क्या चेंज आता है? टू मूव टू ए डिमांड कर्व ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। यानी जो हमारी ये डिमांड चल रही थी वो इससे भी आगे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो तो हमारा सेम ही रहता है, लेकिन वेदर क्योंकि हॉट हो गया है और ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो उसी प्राइस पर जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि देखिए सर्दी के मौसम में चाय कॉफ़ी का प्राइस सेम रहता है, लेकिन उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इसी प्रकार से गर्मी में रेट सेम रहता है, लेकिन जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है या जो भी हमारी ठंडी चीज़ें हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जबकि प्राइस जो है हमारा वो सेम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज। डिमांड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो डिमांड को हम कैसे बता सकते हैं? डिज़ायर टू बाय, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे। देखिए तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कि डिज़ायर भी होनी चाहिए, हमारे पास टाइम भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू बाई बैक्ड बाय एडिक्वेट परचेजिंग पावर। यानी एडिक्वेट परचेजिंग पावर भी हो, डिज़ायर भी हो, विलिंगनेस भी हो। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मार्केट डिमांड इज़। मार्केट यानी कि बाज़ार मांग क्या होती है? जो हमारी कम्बिनेशन हो जाता है ना कई इंडिविजुअल की डिमांड का, उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इन द मार्केट। तो देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि देखिए एक इंडिविजुअल का है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो इस तरह से इनकी डिमांड का ये चल रहा है हमारा, ये प्राइस है, तो इनका जो हॉरिजॉन्टल समेशन होगा ये हमारा मार्केट डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है।
वर्टिकल समेशन ये गलत है, हॉरिजॉन्टल है। देखिए सी ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, लेटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अभी हमने जो बनाए थे उसमें देखा था हमने लेटरल, ये हमारे लेटरल थे। तो इस तरह से तो हमारा जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतने ही मल्टीपल क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हैं सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए, औरों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।